Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो टोटल 15 क्वेश्चन ईएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। मैंने समय लिया है, ऑथेंटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और ये सेशन, ये डिटेल्ड डिस्कशन उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और की मैच करना चाहते हैं। ठीक है, आंसर की मैच करना चाहते हैं, प्लस जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब हमारे चैनल पे ये वीडियोस पड़ी रहेंगी। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेल्योर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट सक्सेस इन एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विथ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। यहां पे हमें एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है जो काउंट करे नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, अब वो सक्सेस हो सकता है फेल 0 हो, इसके बाद पहले ही ट्रायल पे सक्सेस हो जाए, या सक्सेस दूसरे ट्रायल पे हो, एक बार फेल कर चुके, हो सकता है तीसरी बार में सक्सेस हो, मतलब 2 बार फेल कर चुके। तो आपको मालूम है फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन का क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के काउंट को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर डालते हैं जितनी भी पॉसिबल केसेस होती हैं। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स फंडामेंटल तरीके से ना करके ट्रिकियर अप्रोच से, जैसा कि मैंने क्लास में बताया है, उससे आसानी से कर सकते हैं। आइए मैं फंडामेंटल अप्रोच से ना करके ट्रिकियर अप्रोच से आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन आसान तरीके से कम समय में कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, according to question, probability of success, that is equal to p, probability of failure, that is equal to 1 minus p, it can be assumed as q। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, ट्रायल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैंने ट्रायल स्टार्ट किया। आफ्टर फर्स्ट ट्रायल देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर सक्सेस और फेल्योर। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रायल में मुझे सक्सेस मिलेगी या तो मैं फेल कर जाऊंगा। सक्सेस कैसे मिला? प्रोबेबिलिटी p। ये ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ये ब्रांच फेल की प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्रायल। ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है सिंगल ट्रायल में, मैंने एक ट्रायल किया, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? p। यहां पे रैंडम वेरिएबल का काउंट कितना होगा? 0। सर 1 होना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, सक्सेस एक बार में आया है, मतलब फेल उसके बाद तो ऑलरेडी था ही, मतलब काउंट नंबर ऑफ फेल का कितना हुआ? 0। मेरा फेवरेबल केस आ गया कितनी ट्रायल में? 0 ट्रायल में। और अगर फेल हो गए तो पहली बार सक्सेस आना बाकी है, मतलब मेरा ट्रायल सक्सेस को वेट कर रहा है। पहली बार मैं फेल कर गया, मतलब ये ट्रायल वेस्ट हो गया। जहां से मैंने शुरू किया था वहीं मैं फिर पहुंच गया। मतलब इसके आगे ऑन एन एवरेज मुझे कितने ट्रायल्स लगेंगे? n। ये कैसे सर? मैं मान लेता हूं लेट एक्सपेक्टेशन e ऑफ x इक्वल टू n। पहले ही मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? n। तो मैंने शुरू किया ऑन एन एवरेज, जहां से मैं शुरू करूंगा उसके बाद ऑन एन एवरेज, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज n ट्रायल्स लगने हैं। ठीक, मैंने ट्रायल शुरू किया, एक ट्रायल किया, मैं फेल कर गया, मतलब जहां था मैं शुरुआत से फिर वहीं आ गया, तो ये एक ट्रायल वेस्ट हो गया। इसके बाद अभी मुझे कितने बार फेल होना पड़ेगा ऑन एन एवरेज? n टाइम्स। तो n+1 इस केस में 2 केस में डिवाइड हो गया।
एक केस बेस्ट केस आई जिसमें n इक्वल टू 0 हुआ, दूसरी केस आई n+1। एक्सपेक्टेशन निकालते कैसे हैं? 0 इंटू करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p प्लस n+1 into corresponding probability 1 minus p that must be equal to expectation। और हमने वो कितना माना है? n। बस इसी को सॉल्व कर दो, क्वेश्चन डन। ये हो गया 0, ये हो गया n+1 into q, 1 minus p की वैल्यू q है, इक्वल टू n, यहां आ गया nq minus n, nq ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए इक्वल टू क्यू, तो ये हो जाएगा n1 माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, n इक्वल टू क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू, और 1 माइनस क्यू p के बराबर, q बाई p इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। एक लेंथी क्वेश्चन आसान तरीके से बन गया, किसी जनरेटिंग फंक्शन की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि जनरली इसका सॉल्यूशन बताया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, लेट x1 and x2 be two independent random variables having variances k and 4। मतलब क्वेश्चन को डिकोड करते चलते हैं साथ। एक्सपेक्टेशन नहीं, सॉरी, वेरिएंस। लेट x1 and x2 be two independent variables having variances, मतलब variance of x1 equal to k and variance of x2 equal to 4। अंडरस्टूड? आगे क्या देता है? इफ द वेरिएंस ऑफ y variance of y equal to 3x2 minus x1 is 49, variance of y कितना है? 49। now there is no issue, variance of y can be written as variance of 3x2 minus x1। प्रॉपर्टीज मैंने वेरिएंस की बताई हुई है। variance of y again can be written as variance of 3x2 plus variance of minus x1, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस -1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 9 वेरिएंस ऑफ x2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस वेरिएंस ऑफ x1। स्टूडेंट्स, वेरिएंस ऑफ y 49, 9 into variance of x2 4 plus k, k equal to 49 minus 36 30। ऑप्शन बी इज राइट। बी की बाहर है, आंसर बी। प्रोबेबिलिटी का ये आसान क्वेश्चन डन। अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी बाइवेरिएट से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये मैं हमेशा बताता हूं कि ये कभी ना कभी पूछा जाएगा। जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत कम पूछा गया है। आता है बच्चे, बहुत बार आता है क्वेश्चन, और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन हाफ फॉर द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। f of x comma y equal to 3 of x plus y, x greater than or equal to 0, less than or equal to 1, y greater than or equal to 0, less than or equal to 1, and x plus y greater than or equal to 0, less than or equal to 1। एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ डिकोड करिए। आपको प्रोबेबिलिटी किसके लिए बताना है? दो रैंडम वेरिएबल x एंड y गिवन है, उनका सम जिस रीजन में हाफ से भी कम होगा उसी रीजन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आई बात समझ में? फॉर द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन x एंड y, यहां पे मास फंक्शन दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी फंक्शन बोलो या मास फंक्शन, यहां पे डेंसिटी फंक्शन बोलना बेहतर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है दोनों, ठीक। सर पहले मैं रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेता हूं। क्या प्लॉट कर लेता हूं?
रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस रीजन में प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, करेक्ट। स्टूडेंट्स ये रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, रैंडम वेरिएबल वाई के लिए लिमिट कहां से कहां तक है? 0 to 1, 0 1। वाई वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1, मतलब ये हमारा रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दैट इज 1, 1, करेक्ट। फेवरेबल रीजन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी किसके लिए बताना है? x प्लस वाई लेस देन हाफ। इसको लिख सकता हूं y लेस देन हाफ माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करूं तो स्टूडेंट इक्वल टू 0, y हाफ हो गया, यहां पे y इक्वल टू 0, x भी क्या हो गया? हाफ हो गया, हाफ, यहां पे y हाफ, ठीक है। आप लिख सकते हैं 0,1, इसे बोल सकते हैं 0,हाफ, ठीक। इसे बोल सकते हैं y,0 और इसे बोल सकते हैं हाफ, 0। ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। सर इसके बिलो जो रीजन है इसके लिए प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है, करेक्ट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y लेस देन half, that is equal to double integration density function 3x plus y dy dx। लिमिट देखिए, मैंने पहले y के अलोंग लिया है तो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड y की किस वैल्यू को टच कर रहा है? y इक्वल टू 0 को, लोअर लिमिट 0। अपर एंड y इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, ये किस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? y इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, तो अपर एंड किसको टच कर रहा है? हाफ माइनस एक्स, ठीक है। और ये वर्टिकल स्ट्रिप 0 से हाफ तक लगाई जा सकती है, 0 टू हाफ। सर ये हो गया काम अपना। नाउ दिस इक्वल टू 0 टू हाफ, इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, 3 तो हो गया कांस्टेंट, यहां पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 माइनस एक्स dx, दैट इज इक्वल टू 3, 0 टू हाफ। सर y की जगह x इंटू हाफ माइनस एक्स प्लस हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल बाई 2, माइनस में 0 रखोगे पूरा ही 0 हो जाएगा dx। बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1/8। ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी का थर्ड क्वेश्चन। आंसर बी। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जो आपसे बने ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बड़ा प्यारा क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया इस बार पेपर में, बड़ा मतलब पार्टिसिपेशन लगभग हर चैप्टर का किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसिलेशन लॉज। लेट ए बी सी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर n क्रॉस n है और मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इफ रैंक ए इक्वल टू n एंड ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी। If rank A equal to n, then AB equal to null implies B equal to null. Hence, if AB equal to null, but A not equal to 0 as well as B not equal to null, 0 nahi, null, then rank of A less than n
and rank of B less than n. Which of the above statement is oblique or correct? मतलब एक सही है या दोनों ही सही है। पहले स्टेटमेंट में आइए, स्टेटमेंट नंबर 1, इफ रैंक ए इक्वल टू एन। सर अगर रैंक ए, this implies that determinant of n cross n matrix not equal to 0। फुल रैंक मैट्रिक्स हो गया ये, तो डिटर्मिनेंट n क्रॉस n का क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड वी नो AB इक्वल टू AC, करेक्ट, लेट मी प्री मल्टीप्लाइड बाई A इनवर्स। इस इक्वेशन में दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं किस A इनवर्स से? A इनवर्स AB इक्वल टू इनवर्स AC। अब A इनवर्स से तभी मल्टीप्लाई करोगे जब ये एग्जिस्ट करेगा, तो उसने स्टेटमेंट में ही कंफर्म कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स A आइडेंटिटी इनटू B A इनवर्स A आइडेंटिटी इनटू C डेफिनेटली पहला ट्रू होगा। ठीक है, आइए नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में बहुत लोग कंफ्यूज हुए। इफ रैंक ए इक्वल टू एन, कहता है अगर रैंक ए एन है, रैंक ए इक्वल टू एन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। भाई रैंक जैसे पहले वाले में कहा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसा इसमें भी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू नल, ए बी इक्वल टू नल implies B equal to null। हाँ, obviously this implies that B equal to null। कैसे? A इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, B इक्वल टू नल आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या कह रहे हो? हेंस इफ AB इक्वल टू नल, कह रहा है अगर A इंटू B नल के बराबर है, बट A नॉट equal to null, B not equal to null, then rank of A less than n and rank of B less than n। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने एक गेट में बहुत पुराना क्वेश्चन आया था, इसको लेके मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी उसमें दे दिया था। अब उसी प्रॉपर्टी को इसने यूज करके एक नया पॉइंट बना दिया। बेटा जब ए बी इक्वल टू नल हो और ए मैट्रिक्स नल ना हो, बी नल ना हो, this implies that determinant of A equal to 0 and determinant of B equal to 0 together। एक साथ एंड लगाया मैंने। अगर A इंटू बी नल के बराबर आया, मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट नल के बराबर आया, A नल मैट्रिक्स नहीं है, B भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इंडिविजुअल दोनों का डिटर्मिनेंट एक साथ 0 होना चाहिए, मतलब सिंगुलर मैट्रिसेस होने चाहिए। अगर सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन एन और रैंक ऑफ बी लेस देन एन होगा। डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट। आंसर बी की बाहर है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा मैं एक ट्रिक बताता हूं ऐसे क्वेश्चन में, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, गेट, ईएससी, कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें 4 चॉइसेस से फिर फर्दर 4 चॉइसेस बनाई जाती हैं। टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जीनियस गेस लगाया जाए और रूल आउट किया जाए, बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच जाएंगे। आइए बताता हूं कैसे। पी को कैलकुलेट करता हूं और देखता हूं किससे मैच करेगा। पी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा को लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन
cos थीटा गॉन कैंसिल, साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन थीटा। मतलब पी की मैचिंग किससे हो गई स्टूडेंट, 3 से। अब तुरंत ऑप्शन पे जाइए, P मैच्ड विथ 3, P मैच्ड विथ 3, ऑप्शन बी रूल्ड आउट, ऑप्शन डी रूल्ड आउट, क्योंकि P मैचिंग 3 से नहीं है। जिसमें P की मैचिंग 3 से नहीं है वो रूल आउट हो गया। एक और करना पड़ेगा, आंसर निकल जाएगा। Q, Q देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा 1 प्लस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में sec थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा, यह है sec थीटा। sec थीटा कैंसिल, बचा क्या, tan थीटा। ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। मतलब स्टूडेंट्स Q किससे मैच कर गया, Q की मैचिंग 4 से हो गई। अब देखिए ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में Q की मैचिंग, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में Q की मैचिंग 4 से किसमें है, ऑप्शन सी। रूल आउट हो गया ऑप्शन ए, सो ऑप्शन सी इज राइट। इसके आगे करने की भी जरूरत नहीं थी, साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिक काम करती हैं। बहुत बच्चे मेरे से कहते हैं कि ईएससी सर लेंदी था, बिल्कुल लेंदी था, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन में तो बहुत आसान था, ठीक है, या आसान बनाया जा सकता था। इंटीग्रेशन में भी खूब पूछा गया है, डबल इंटीग्रेशन से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो टू रूट ओवर 2 माइनस 4 माइनस 2y स्क्वायर, 4 माइनस 2y स्क्वायर रूट ओवर y dx dy। स्टूडेंट्स अगर मैं इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट हो जाएगा, 0 टू रूट 2 y लिख लो इनटू में, इसका इंटीग्रेशन में बचा क्या, कांस्टेंट, तो सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4 माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रूट ओवर 4 माइनस 2y स्क्वायर ऑफ dy, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 टू रूट y, ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर 4 माइनस 2y स्क्वायर dy। आई बात समझ में। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी assume 4 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, अज्यूम कर लिया, लेट डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, माइनस 4y dy इक्वल टू 2t dt, यहां से आ गया 2y dy इक्वल टू माइनस t dt। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट निकाल लो। y की वैल्यू लोअर लिमिट, y की वैल्यू कितना है 0, पुट y इक्वल टू 0, आपको लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया 0, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 2, ठीक है, t मिल गया 2, पुट y इक्वल टू रूट 2, 4 माइनस 4, टी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहां से आया 2y dy की जगह माइनस टी डी टी, माइनस टी, और इसमें आएगा रूट ओवर टी स्क्वायर डी टी, दैट इज इक्वल टू, हम लिमिट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 0 टू 2 कर देते हैं, तो ये माइनस डिसॉल्व हो जाएगा, यहां आ गया टी स्क्वायर डी टी। फाइनल इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ गई बच्चे, टी क्यूब बाई 3, 0 टू 2, दैट इज 2 क्यूब 8, 8 बाई 3 is my final answer. Option B is right. ऑप्शन
बी इज राइट, करेक्ट है। आगे देखते हैं एक और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन। क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 to a माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करते हैं, तभी पता चलेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में लिमिट क्या होगी, स्ट्रिप जो है कहां से कहां तक वेरी कराएंगे, वो सब देखने के लिए सबसे पहला काम आपको रीजन प्लॉट करना है। रीजन के लिए गिवन इंटीग्रेशन में कार्टेशियन में दिया गया है। देखिए लिमिट्स को, पहला इंटीग्रेशन लिमिट x की वैल्यू 0 टू x की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या दिया है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। यहां पे स्टूडेंट dy पहले लिखा गया है, ये गलत है, टाइपिंग एरर है, dx और dy होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है पहले x की दी गई है, ठीक है, देन y की दी गई है। ठीक, अगर आप देखो तो ये जो अपर लिमिट है इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल। मतलब जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है उसका लोअर एंड 0 x इक्वल टू 0 को टच कर रहा है और अपर एंड इस सर्कल को टच कर रहा है y के अलोंग, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a पे। मैं बताता हूं कैसे। जो लोग डबल इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े हैं वो बहुत आसानी से मेरी बात समझ रहे होंगे। सबसे पहले सर्कल को फर्स्ट क्वार्टर में लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप का लोअर एंड x इक्वल टू 0 पे, देखो x इक्वल टू 0 पे है, अपर एंड सर्कल को टच कर रहा है, देखो सर्कल को टच कर रहा है, और y की वैल्यू 0 से a तक, ये पॉइंट है a, 0, ये पॉइंट है 0, a, ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब लेना है। अब मुझे पोलर में करना है, इसका मतलब स्ट्रिप लो जो कि ओरिजिन पे फिक्स हो। अब इस रीजन को कवर करने के लिए इस स्ट्रिप को कितना रोटेट करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक, और आर इस स्ट्रिप की लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर रही है, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू ए तक, रेडियस के बराबर तक। अब मेरा काम स्टूडेंट्स आसान हो जाएगा, पोलर में चेंज करना है तो x की जगह क्या करना पड़ेगा, r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, और dx dy की जगह r dr d थीटा। आई बात समझ में। अब आपका काम हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy, चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट जो हो जाएगी किसकी, r की, वो 0 टू a हो गई, थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई, पूरा रीजन फर्स्ट क्वार्टर में जो आ रहा है वो कवर हो जाएगा। y की वैल्यू r साइन थीटा होल स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा, तो ये r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। dx dy जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, r dr d थीटा, ये रख दिया, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू a, यहां पे ले लिया स्टूडेंट्स, एक r यहां से, एक r यहां से, r स्क्वायर r पावर 4 मिल गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। पहले हम लोग स्टूडेंट्स किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, r के रिस्पेक्ट में।
दिस इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, बाहर ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे आया आर पावर 5 बाई 5, आर पावर 5 बाई 5 0 टू ए डी थीटा, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू, यहां से बच्चे मिल जाएगा ए पावर 5 बाई 5 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू ए पावर 5 बाई 5, इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। सर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा ए पावर 5 बाई 5 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 हो गया, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 बाई 4 हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, करेक्ट, वैल्यू रख दीजिए, तो e पावर 5 बाई 5, जब आप थीटा पाई बाई 2 रखोगे तो ये हो गया पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 तो 0 हो गया, ओवरऑल सब 0 ही हो गया, तो ये पाई ए पावर 5 बाई 20, ये आंसर हो गया फाइनल। लेंदी है, पेशेंस के साथ करोगे क्वेश्चन बनेगा, पाई ए पावर 5 बाई 20, आंसर इज ऑप्शन डी। आई बात समझ में? आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से इंटीग्रेशन, तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 टू a y स्क्वायर बाई a टू a y अपॉन a माइनस x रूट ओवर ax माइनस y स्क्वायर dx dy बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मुझे रीजन प्लॉट करना पड़ेगा तभी कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं फर्स्ट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ए टू x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला, मतलब स्ट्रिप हमारी हॉरिजेंटल है, लोअर एंड किसको टच कर रहा है, पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए को, अपर एंड मतलब राइट एंड x इक्वल टू वाई को, हम ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप कहां से कहां तक लगा सकते हैं y की वैल्यू में, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a, मैं प्लॉट करता हूं रीजन, x एक्सिस y एक्सिस, आई बात समझ में, पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू ए, ये पैराबोला x एक्सिस में सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, तो अपर साइड में इस तरह से प्लॉट होगा, मुझे अपर साइड वाला ही चाहिए, कैसे पता चला, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ए तक ही लेना है, मैंने ये प्लॉट कर दिया, फिर x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये 0, 0 यहाँ ए, ये ग्राफ है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू ax, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू x, प्लॉट हो गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मैंने प्लॉट कर लिया, और अभी जो इंटीग्रेशन किया गया है उसमें जो स्ट्रिप ली गई है वो हॉरिजॉन्टल ली गई है, इस तरीके से ऑर्डर चेंज करना है, मतलब अब स्ट्रिप का जो इंस्टॉलेशन करना है वर्टिकली करना है, कैसे करना है बच्चे, वर्टिकली करना है, इस तरीके से स्ट्रिप लेना है, ठीक है, अब स्ट्रिप से ही मुझे पता चल जाएगा डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या होंगी, y की लोअर वैल्यू हर जगह देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स, लोअर लिमिट कितना है x,
अपर लिमिट में y की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू ax है, तो y की वैल्यू रूट ax हो जाएगी, रूट x। ठीक है। दूसरे इंटीग्रेशन में x की वैल्यू 0 से लेकर a तक, 0 से a तक, इसमें लिमिट चेंज नहीं हुई। इंटीग्रैंड एज इट इज रख दो, y अपॉन a माइनस एक्स रूट ओवर ax माइनस वाई स्क्वायर। सर ऑर्डर चेंज कर दीजिए, dy dx। पहले हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे? पहले हम लोग स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे थे, अब y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट जब y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 0 टू a 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेशन x टू रूट ओवर ax 1 अपॉन रूट ओवर ax माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर भी है y dy। आपको इंटीग्रेशन को देखते ही पता चल गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ले ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस 2y dy इक्वल टू 2t dt। y dy इक्वल टू माइनस टी dt। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन मिल गया, नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया, नंबर 2 का सब्स्टिट्यूशन ये मिल गया। अब लिमिट्स भी आपको अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। कैसे? लोअर लिमिट कितना है? y की वैल्यू x है, दिस इंप्लाइज दैट आप सब्स्टिट्यूशन में y की वैल्यू x रखिए तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो t इक्वल टू रूट ओवर ax माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अपर लिमिट y की कितनी है? रूट ax, इसमें रूट ax रखिए, रूट x का होल स्क्वायर ax हो गया, ax 0, y इक्वल टू रूट ax, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 0। सब कुछ रेडी है, अब आप वैल्यूज को रख दीजिए। माई डबल इंटीग्रेशन इक्वल टू, डबल इंटीग्रेशन इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज रहने दो, 0 टू a, एक कांस्टेंट था a माइनस एक्स, उसे भी एज इट इज रहने दो। अब लिमिट जो आ गई, लोअर लिमिट हो गई रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0, इंटीग्रैंड y dy की जगह माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी। ये क्या हो गया? इरेज हो गया, तो अंडू तो नहीं हो सकता। अच्छा आ गया, गुड। माइनस टी डी टी अपॉन रूट में टी स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा टी। करेक्ट है, टी टी गॉन, कैंसिल्ड, कुछ नहीं बचा। हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब 0 टू रूट ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ये माइनस गायब हो गया। इसमें फिर से लिखता हूं, जीरो टू रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया dt। इंटीग्रैंड कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट 1 अपॉन ए माइनस एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। dx बचा हुआ था, इसके dx बचा हुआ था आपका dx, dx यहां तक काम हुआ, इक्वल टू 0 टू a। सर एक काम करते हैं, इसको रूट के अंदर ले लेते हैं, और यहाँ पे x टेकन कॉमन a माइनस एक्स अपॉन
यहां पे हो गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया तो होल स्क्वायर लगा दिया, dx दैट इज इक्वल टू 0 टू a रूट ओवर क्या बचा, a माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, x अपॉन a माइनस एक्स, काफी कुछ रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहां पे पुट करेंगे लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लिमिट का भी उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा क्या आ जाएगा 0, जब x की वैल्यू a कौन कैंसिल, थीटा कितना हो गया a/2, x की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2a सॉरी a माइनस x की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, d की वैल्यू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। स्टूडेंट देखो ए तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया पाई बाई 2, ठीक है, साइन थीटा यहां से बाहर निकल गया, यहां पे आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाहर निकल गया, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा गॉन कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2a आ गया बाहर, 0 टू पाई बाई 2, दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और आपको मालूम है ये है 2a साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा, इंटीग्रेट कर दीजिए, या 1 बाई 2 दैट इज थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 2a, जब थीटा पाई बाई 2 रखोगे तो ये कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया, और थीटा पाई बाई 2 रखोगे साइन पाई 0 हो गया, माइनस में 0 रखोगे दोनों ही 0 हो गया, ये सर आपका आंसर हो गया a पाई बाई 2, या बोल सकते हो पाई a बाई 2। थोड़ा सा लेंदी नहीं, काफी लेंदी था, लेकिन फाइनल आंसर पेशेंस के साथ करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, 8 का सी ऑप्शन, आंसर सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन थे। आइए स्टूडेंट्स, सिम्पसन 3/8 रूल से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड से सिम्पसन 3/8 फंक्शन दिया गया है, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। आई बात समझ में, स्टेप साइज 1 दी गई है। पहले मैं स्टूडेंट्स स्टेपिंग कर लेता हूं, एक्स नॉट कहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 हो गया, अब इसी में 1 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट स्टेप मिलता जाएगा, ऐड करिए 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, अब लिमिट आ गई, स्टॉप, यहीं पे आप रुक जाइए। इसके बाद वाई नॉट मतलब एफ ऑफ 0, फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखिए, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, क्योंकि ये 0 1 प्लस 0 1 1 बाई 1 1, y 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, y2 x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 11, 1 अपॉन 11 हो गया। y3 इक्वल टू
3 कितना हो गया 9 प्लस 9 प्लस 1 19 1 अपॉन 19 हो गया। ठीक है y4 क्वेश्चन मतलब पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंदी बहुत था। पूछने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसे कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है और ईएससी प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये बच्चों के साथ जास्ती है और कुछ नहीं है, फंसाने का तरीका है। 4 रखते हैं 1 प्लस 12 प्लस 16 16 12 28 29 1 अपॉन 29 y5 1 प्लस 15 प्लस 25 41 25 15 40 40 हो गया y6 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 18 प्लस 36। ये बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा 8 1 15 5 3 1 4 1 5 1 अपॉन 55। टेबल इज रेडी। ठीक है टेबल रेडी हो गई। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक 0 से 6 तक। सिम्पसन 38 में मैंने कहा है 12 नंबर किस पे लगता है ट्रेपेजॉइडल पे, 132 नंबर किस पे लगता है सिम्पसन 38 पे, 142 किस पे लगता है सिम्पसन 1/3 पे, 12 32 42। तो 132 यहां लगेगा, 132 का मतलब 3h/8 इंटू y0 प्लस y6 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कोफिशिएंट 1 हो गया। 132 में पहला नंबर 1 है प्लस 3 टाइम्स ऑल टर्म्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3। तो y0 के बाद क्या आएगा y1 y2 डोंट कंसीडर y3 वो 3 का मल्टीपल है, जिस इंडेक्स में 3 का मल्टीपल है उसे छोड़ दो। y4 y5 बस y6 ऑलरेडी ले चुका हूं उसे नहीं ले सकते प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3। इनमें कौन से अभी बाकी हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है y3 ओनली। ठीक ये हो गया सर आपका मेन फॉर्मूला। ये सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/8 स्टेप साइज 1 है y0 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 55 plus 3 times of and so on 2 into y3 1 upon 19। जो भी वैल्यूज दी हैं स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर दीजिए। मैं मान के चलता हूं कि बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे क्योंकि ये थोड़ा नहीं फिर क्वेश्चन है कैलकुलेशन के टर्म में। इसका आंसर जो आता है ऑप्शन ए आता है, आंसर ए इज राइट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन आया वो डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y of 0 equal to 2 is y dash equal to this is। आइए चेक करते हैं। dy by dx equal to x y square minus cos x sin x अपॉन y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है। स्टूडेंट एक काम करता हूं मैं इसको इस साइड ले लेता हूं y को, तो ये हो गया y dy बाई dx। ठीक है माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos x sin x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, पढ़ाया है मैंने। ठीक है रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन कैसे, लेट y स्क्वायर इक्वल टू v क्या मान लेते हैं, इस y स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको v मान लिया। दिस इंप्लाइज दैट 2y dy by dx
इक्वल टू dv बाई dx। ये हो गया dv बाई dx। ठीक है सर। तो सर y dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 dv बाई dx। ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y dy बाई dx की जगह हाफ dv बाई dx हो गया, माइनस वाई स्क्वायर की जगह v x v अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 इज लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप पर्टिकुलर वो निकालते हो, आप क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसे थोड़ा 1/2 को भी उस साइड लेके चले जाते हैं। डी बाई डी एक्स माइनस 2xv अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 cos x sin x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा और मैच कर गया लीनियर से। ठीक है, यहां पे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई पावर माइनस पी डी एक्स। ई पावर पी डी एक्स, माइनस क्यों बोला मैंने? यहां माइनस ऑलरेडी है, तो ई पावर पी की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? वी का कोफिशिएंट माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर एक काम करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो माइनस 2x dx की जगह क्या आ गया? dt आ गया। सो दिस इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन t that is equal to e power ln t that is equal to t, और t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y इंटू 1 माइनस एक्स, सॉरी y नहीं लिखेंगे, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल v है, हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना v के टर्म में। v इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, 2 भी है यहां पे, माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गॉन कैंसल्ड, सो v 1 माइनस एक्स इक्वल टू, काम करते हैं साइन एक्स को t मान लेते हैं या cos x को, cos x को t मान लेते हैं, cos x इक्वल टू t, तो माइनस एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर दो, तो t आ गया, cos x को t माना, sin x माइनस sin x dx, ये हो गया dt। ठीक है, 2 कहां गया? ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस c हो गया, v माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी, टी स्क्वायर प्लस सी बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, v की वैल्यू क्या थी? सब्स्टिट्यूट कहां किया था? y स्क्वायर इक्वल टू v, y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t की वैल्यू क्या है? cos x, cos स्क्वायर x प्लस c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो इनिशियल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू दी होगी y ऑफ 0 इक्वल टू 2,
y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो x 0 रख के y 2 पुट कर दो, तो y 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 1 माइनस 0 cos 1 प्लस c, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू, ये भी मिल गया। फाइनल सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 3, दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन में पेशेंस की रिक्वायरमेंट थी, ऑप्शन डी इज राइट, आंसर डी करेक्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक और क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसको तो आप इसी से सेटिस्फाई करके देख सकते हो, ठीक है, बाकी मैं फंडामेंटल से कर देता हूं, आप ट्रिकी मेथड से देखते y ऑफ 0 0 किस किस में आ रहा है, वही आंसर हो सकता है। फिर मान लीजिए 2 से 1 से ज्यादा आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन करके y ऑफ 0 2 के इक्वेट कर दीजिए, तो ऐसे भी हो सकता है। बाकी प्रॉपर तरीके से करेंगे कैसे, सबसे पहले कोफिशिएंट, हाँ यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF प्लस YP, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, d का स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां से मुझे मिल गया d इक्वल टू -1 -3, ठीक है, d कॉमन ले लेंगे, d प्लस 3 हो गया, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, d प्लस 3 हो गया, d प्लस 3 और इंटू d प्लस 1 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -1 एंड -3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e पावर माइनस लैम्डा 1 x माइनस 1 x प्लस c2 e पावर माइनस 3x, आई बात समझ में, ये आ गया। अच्छा, अब yp लिखते हैं, yp इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू ई पावर ax होता है, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी, कितना है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू ई पावर टी, यहां टी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो रिप्लेस मार दीजिए डी की जगह 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 e पावर t by 8, ये आ गया। नाउ माय कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e पावर माइनस t प्लस c2 e पावर माइनस, t में है तो आपको x नहीं लिखना चाहिए था, t ही लिखना चाहिए था, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है बच्चे, ठीक है, e पावर माइनस 3t प्लस e पावर t बाई 8, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका। अब कंडीशन से आप कांस्टेंट्स निकाल दीजिए, यहां से आपको मिलेगा y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 1 बाई 8, दिस इंप्लाइज दैट c1 प्लस c2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 8, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स y डैश 0, तो मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डैश इक्वल टू माइनस c1 e पावर माइनस t प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 3 c2 e पावर माइनस 3t प्लस e पावर t बाई 8। नाउ y डैश 0 2 है, 2 इक्वल टू माइनस c1 माइनस 3c2 प्लस 1 बाई 8, यहां से मुझे मिल गया c1 प्लस 3c2 इक्वल टू
कितना हो जाएगा 1/8 -2 -15/8 -15/, स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करिए, C1 निकालिए, C2 निकालिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई बात समझ में? आंसर जो इसका आएगा 11 नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है, फिर यहां से फाइनल आंसर y इक्वल टू e पावर t -7 e पावर -3t whole divided by 8 प्लस 3 e पावर -t अपॉन, शायद केवल t है, नहीं, ठीक है, -t/4। ये है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको C1 C2 मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन ए इज राइट। पेपर डेफिनेटली लेंदी था, ऑनेस्ट रिव्यू अगर दिया जाए तो लेंदी था। ये एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन हम हमेशा पढ़ाते भी हैं, लेकिन वंस अगेन वेरी लेंदी क्वेश्चन। ठीक है, लेंदी नहीं, वेरी लेंदी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ yx is a polynomial for which fifth difference is constant, fifth difference is constant, y1 plus y7 equal to -496, y2 plus y6 equal to 334, y3 plus y5 equal to 962, then what is the value of y4? अच्छा, एक बात बताइए, कह रहा है फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो सिक्स्थ डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा देखो, यहां ले लिया y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, बस इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां मैक्सिमम वैल्यू कितना दी गई है? 7। सर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, इसे कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। y2 माइनस y1 यहां से आएगा, यहां से आएगा y3 माइनस y2, यहां आएगा y4 माइनस y3, यहां आएगा y5 माइनस y4, यहां आएगा y6 माइनस y5, y7 माइनस y6। ये फॉरवर्ड डिफरेंस। ऐसे माय डियर इस बीच में डिफरेंस निकालेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, ये होगा सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस फिर निकालेंगे, फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? फिफ्थ। और जब आप सिक्स्थ डिफरेंस निकालोगे तो एक टर्म आएगा और उसको पूरा सिंपलीफाई करेंगे तो पता है क्या आता है? मैं लिखता हूं, मैंने पहले से लिख रखा है, y1 माइनस 6y2 प्लस 15y3 डॉट डॉट करके इसको मैंने छोड़ दिया, काफी लेंदी है ये। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। 15y3 माइनस 20y4 प्लस 15y5 माइनस 6y6 प्लस y7 इक्वल टू 0। अब जिन जिन की वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है उन्हीं को एक साथ कंबाइन कर दीजिए। आई बात समझ में? कंबाइन कर देते हैं। y1 प्लस y7 फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ ले लिया, y1 और y7। अब y2 एंड y6 को एक साथ दिया, उनको कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6y2 प्लस y6। ठीक है, और देखिए बच्चे, y3 y5 को एक साथ दिया है, y3 और y5 15 15 है, प्लस 15 y3 प्लस y5, एक और बच गया स्टूडेंट्स, कौन सा? -20y4, -20y4।
एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये तीनों वैल्यूज दी हैं। कितना कितना है? -496, -496 -6 इंटू y2 प्लस y6 334, 334 प्लस 15 इंटू y3 y5 962, 962 -20 y4 इक्वल टू 0। यहां से y4 जो आता है स्टूडेंट्स, y4 मैं आपको बताता हूं 596.5, 596.5 ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट, करेक्ट है। ये सारे ही लेंदी क्वेश्चन थे, लाजवाब क्वेश्चन थे। अब एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक फॉर्म से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स v इक्वल टू x ट्रांसपोज ax वेयर x इक्वल टू x1 x2 xn होल ट्रांसपोज। कह रहा है v लेस देन फॉर ऑल वेक्टर्स x except x equal to 0 if and only if all the eigenvalues of a are positive। दूसरा, जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, उनको बस सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। बस यहां एक गेम खेला गया है, v की जगह कहीं माइनस v रख के बताया गया है। v लेस देन 0 फॉर ऑल वेक्टर्स x एंड v इक्वल टू 0 फॉर ऑल for at least one vector x not equal to 0 if and only if all the eigenvalues of a are non-negative and at least one of the eigenvalue is 0. v is negative definite if minus v is positive definite with a corresponding condition values of a on the eigenvalues of a। ठीक है, मैं यहां आपको एक बात बताता हूं। देखो, मैंने स्टूडेंट्स ये चार प्रॉपर्टीज आपके लिए रख दी है, ठीक है। एक बात देखो, a की आइगन वैल्यूज अगर λ1 λ2 पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो माइनस a की वैल्यूज λ1 λ2 ये नेगेटिव होंगी। अगर ये पॉजिटिव है, किसकी आइगन वैल्यू? a की, तो माइनस a की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। बस इतना सा आप यूज कर लो। हमने चार प्रॉपर्टी दी है, जो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। वो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन है? सी। तो प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अभी ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा है अ डेक ऑफ n नंबर्ड कार्ड्स इज thoroughly shuffled and the cards are inserted into n numbered cells one by one. If the card numbered I falls in the cell I, फिर से सुनिए क्या कह रहा है। A deck of n numbered cards is thoroughly shuffled। n cards है, properly shuffling कर दी गई, and the cards are inserted into n numbered cells 1 2 3 इस तरह से हर कार्ड के लिए एक राइट प्लेस बना हुआ है, वन बाई वन। इफ द कार्ड आई फॉल्स इन द सेल आई, जो कार्ड नंबरिंग है उसी में अगर जाता है तो वी काउंट इट एज अ मैच, अदरवाइज नॉट। देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच मैचेस? मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप फंडामेंटली इसको करोगे। भाई एक्सपेक्टेशन तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि n नंबर्ड सेल्स हैं, उनका n परम्यूटेशन करने के लिए एक्सपेक्टेशन की वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आसान है, वेरिएंस निकालने में आपको तोते बोल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक ट्रिकी अप्रोच बताता हूं जो कम टाइम भी लेगा। अब अगर मैं स्टूडेंट्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ith सेल के लिए मैं डिफाइन करूं, तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 कब होगा? इफ कार्ड आई
इज इन सेल आई, इज इन सेल आई, अदरवाइज जीरो। भाई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स इस केस में x क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया गया है इनके सम को निकालना है, ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल नया रैंडम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं वो x1 प्लस x2 ऐसे लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn। n n सेल्स हैं, n कार्ड्स हैं, दिस इज वेरी सिंपल। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 1/n है। हर सेल में करेक्ट कार्ड जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/n। सो ई ऑफ xi कितना हो जाएगा, 1/n, ठीक है। तो ई ऑफ x कितना हो जाएगा, सबका सम 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n सो ऑन 1/n इनटू 1/n इक्वल टू 1 हो गया। अब एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देता हूं। देखो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ऐसा ही सबने डिस्कस किया होगा जितने लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे की बात बताता हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन tends to Quotient because n approaching to infinity, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि n किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को। और आपको पॉइसन की केस में पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू लैम्डा, और इस केस में एक्सपेक्टेशन कितना आया है, 1। हो गया, खत्म, टाटा। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल लाइन लगा दिया प्रोबेबिलिटी की। मैं क्या बताऊं, इतने क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे प्रोबेबिलिटी से, ये मतलब मजा ही आ गया प्रोबेबिलिटी में। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और आया है प्रोबेबिलिटी से, मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और इस बार प्रोबेबिलिटी की लाइन लग गई, ठीक है। लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी बड़ी बेवफा है, लेकिन देखो कितनी वफा किया इस बार इसने। An unbiased coin is thrown in times, ठीक है। It is derived that the relative frequency of the appearance of heads should lie between 0.49 and 0.51. What is the smallest approximate value of n that will ensure this result with 90% confidence? Confidence लेवल कितना है, 90%। आई बात समझ में? पहली बात तो ये देखो, कुछ बातें बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। एन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन इन टाइम्स, कॉइन सर अनबायस्ड है, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना होगी, हाफ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और फेल्योर प्रोबेबिलिटी कितना होगी, हाफ। कॉइन क्या है, अनबायस्ड है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स और देखिए, मैं अगर बात करूं अलाउएबल, अलाउएबल एरर मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड रूट ओवर पी क्यू अपॉन एन माइनस म्यू माइनस जेड रूट ओवर पी क्यू अपॉन एन, ठीक है। इक्वल टू म्यू म्यू सर कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स जेड रूट ओवर पी क्यू अपॉन एन आ गया। और ये अलाउएबल एरर यहां पे देखो कितना है, 0.51 minus 0.49, that is 0.02, correct. I can equate 0.02 equal to 2 times of z root over
ठीक सर, ये हो गया 0 पॉइंट, मैं फ्लिप कर देता हूं, ऐसे लिखता हूं, z रूट ओवर टी क्यू अपॉन n इक्वल टू सर 0.01, 2 से डिवाइड कर दिया। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 90%। z की वैल्यू है 1.645, 1.645 रूट ओवर 0.5 इंटू 0.5 अपॉन n इक्वल टू 0.1। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फिर से वही बात, आसानी से इसको आप नीचे एक 2 रखिए, एक नीचे 2 रखिए, ऊपर 2.5 से 0.5 इंटू 2 1 हो गया, 0.5 इंटू 1 हो गया, तो रूट से आसानी से बाहर निकाल सकते हो, या दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, सबसे बेहतर। n की वैल्यू जो इसमें आती है स्टूडेंट्स, मैं देख के बताता हूं, नहीं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक ऑप्शन बी है। एक मिनट, मैंने नोट कर रखा है, नहीं नोट हुआ है, ये है ऑप्शन बी। ये 50 क्वेश्चन थे। मेरा फाइनल रिव्यू पेपर काफी लेंदी था, जो 10 क्वेश्चन भी कर लिया होगा बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो 10 क्वेश्चन भी कर लिया होगा बड़ी बात है। अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सेपरेटली बात करूं तो पेपर बिल्कुल 2024 की तरह आया है, इसी तरीके का लेंदी पेपर 2024 में भी आया था। सो स्टूडेंट्स, मैंने काफी मेहनत से, ठीक है, ट्राई किया है कि बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूं, ठीक है। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर सॉल्यूशन आप लाइक करते हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।